नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल जी जान से जुट कर के कर रहे होंगे। और इस समय जो टीजीटी पीजीटी जो काफ़ी शिथिल पड़ गया था, यहाँ पे लग रहा था कि पेपर ही नहीं होगा, तो यही हाल फिलहाल बस फरवरी तक आपका पेपर यहाँ पे अब होने की संभावना बन रही है। तो आप लोग अगर अपनी तैयारी में थोड़ा सा भी यहाँ पे ढिलाई कर रहे हो तो बिल्कुल भी पढ़ना यहाँ पे बंद ना करें और आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। आगे यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य यहाँ पे किसे यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या कि पृथ्वीराज रासो को यहाँ पे कहा गया है। बी यहाँ पे आपका सही होता है। आगे है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन हैं, तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा क्या कि इसमें चंद्रवरदाई बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे इसमें है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता, तो ये प्रश्न जो है दोहराया गया है पेपर में, यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाता है चंद्रवरदाई। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है, तो कवि पूछा जाए या फिर रचयिता तो एक ही बात होती है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा चंद्रवरदाई। आगे भी यहाँ पे है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम, यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो प्रश्न ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा घुमाव इसमें आ जाता है, तो ये यहाँ पे भी चंद्रवरदाई। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको अच्छे से याद हो रहे होंगे, हम यहाँ पे आशा करते हैं। चंद्रवरदाई किसके दरबारी थे, तो यहाँ पे महाराज हमीर के, महाराज बीसल देव के, या फिर राणा प्रताप के, या फिर महाराज पृथ्वीराज चौहान के। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, किसके दरबारी थे ये। यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा धुंधला आ गया है, तो यहाँ पे ये पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि थे, तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो इसमें हो जाता है डी। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस जो कवि है नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप लगाएंगे चंद्रवरदाई। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं कि यहाँ पे हिंदी का प्रथम महाकाव्य यहाँ पे रचना को माना गया है, तो यहाँ पे किसे माना गया है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त था, तो पद्मिनी, कमलिनी, संयोगता या फिर चंद्रिका। ये प्रश्न काफ़ी दमदार लग रहा है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संयोगिता। आगे यहाँ पे है कि जो संयोगता थी ये कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगता के पति अनुरक्त थे, और संयोगता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी, और पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष और जयचंद सहन न कर सका और मन ही में द्वेष भाव रखने लगा, और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद से उसकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगता के स्वयंवर की घोषणा करा दी। इस प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो संयोगता हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं, राजेश्वर हैं, सोमेश्वर हैं, समर सिंह हैं, या फिर अनंगपाल हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर हैं। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2019 परीक्षा में एनवीएस और पीजीटी में यहाँ पे पूछा जा चुका है। आगे यहाँ पे है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर दिल्ली के जो राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ, और अजमेर के राजा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। आगे यहाँ पे है कि यहाँ पे सूची का मिलान करना है आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सी रचना किसकी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। खुमान रासो, यहाँ पे बीसल देव रासो, यहाँ पे नरपतनाल हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो यहाँ पे चंद्रवरदाई हो जाएंगे। परमाल रासो यहाँ पे जगनिक हो जाएंगे। खुमान रासो यहाँ पे दलपत विजय हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका आंसर सही होता है वो कौन सा हो जाता है, इसमें मिलान यहाँ पे हो ही गया है। तो आप यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं। आगे बी वैसे यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे उसी प्रश्न को दोहराया गया है, खुमान रासो के रचयिता कौन है, तो खुमान रासो किस रचयिता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दलपत विजय, बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है, तो जब रचयिता पूछा जाता है तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा दलपत विजय। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो जैन साहित्य नहीं है, सिद्ध नहीं है, सिख साहित्य या फिर नाथ। तो जो यहाँ पे आदिकाल में उपलब्ध नहीं है उसे पूछा जा रहा है, तो जहाँ पे सिख जो साहित्य है ये यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, जबकि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ संप्रदाय
यहाँ पे हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं। आगे यहाँ पे है हिंदी साहित्य के मतलब यहाँ पे 1050 से 1375 तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल यहाँ पे नाम दिया है, जिसका यहाँ पे चारण काल, सिद्ध सामंत काल, मतलब यहाँ पे अन्य नामों से भी इसको अलंकृत किया गया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और यहाँ पे जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकरण साहित्य, सिख साहित्य का उल्लेख यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों में अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद, यहाँ पे जोइंदु, धनपाल या फिर यहाँ पे सोमनाथ ने। तो ये प्रश्न भी काफ़ी दमदार रहेगा आप लोगों के लिए। ये पिछली बार के टीजीटी में पूछा गया था। जोइंदु यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का शुरुआत यहाँ पे जोइंद करते हैं। आगे यहाँ पे है अपभ्रंश को दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ आदिकालीन कवि जोइंद ने की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं योगसार तथा परमाल प्रकाश और यहाँ पे योगसार, जहाँ पे आध्यात्मिक ग्रंथ है। यहाँ पे परमात्म प्रकाश आत्म परमात्म दव्य गुण कर्म पाप पुण्य परम समाधि इत्यादि का वर्णन करता है। जोइंद को योगेंद्र भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। जोइंद जो इन्होंने अपभ्रंश में दोहा साहित्य की शुभारंभ, यहाँ पे अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ इन्होंने ही किया था और ये प्रश्न आ भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक है, जयमय जयचंदिका है, आलाखंड है, भक्तिमाल है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, भक्तमाल होता है बिल्कुल ही सही। तो नाभादास भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचना भक्तमाल है और प्रियादास की भक्तमाल की टीका है। तो यहाँ पे दो प्रश्न निकल के आपके सामने आ रहे हैं। नाभादास की जो भक्ति काल इनके ये कवि हैं और इनकी जो रचना है ये भक्तमाल हो जाती है, जबकि प्रियादास जो हैं इनकी भक्तमाल की टीका है जो 1712 में इन्होंने लिखी है। इसमें 200 भक्तों का यहाँ पे चरित्र है, 316 छप्पन में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी ने भक्तमाल को सुमेरु कहा गया है और संदेश रासक में अब्दुल रहमान की रचना है, जिसमें जयमय जयचंदिका मधुकर भट्ट की रचना है। तो भक्तमाल में तुलसीदास को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे सुमेरु कहा गया है। किसने अगर कहा है तो इसमें कहने वाले हो जाएंगे नाभादास। आगे यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई है, जगनीक है, नाभादास हैं और दलपत विजय हैं। तो यहाँ पे नाभादास हो जाएगा आपका आंसर सही, क्योंकि ये जो है ये भक्ति काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। भक्ति काल के ये सगुण काव्यधारा के कवि हैं और अग्रदास जी के ये शिष्य माने जाते हैं। अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर ही ये तुलसीदास के समकालीन थे और विकल्प में यहाँ पे जो कवि हैं उनका नाम यहाँ पे हो जाएगा क्या? नाभादास। आगे यहाँ पे है कौन सी रचना आदिकाल की है? तो सूरसागर है, विद्यापति की पदावली है, बीजक है या फिर भ्रमर गीत है। तो यहाँ पे जो रचना है वो विद्यापति की यहाँ पे विद्यापति पदावली हो जाएगी। इसमें से जो रचना यहाँ पे सही हो जाती है। पदावली आदिकाल की रचना नहीं है, विद्यापति द्वारा रचित यहाँ पे कृष्ण भक्त विषयक श्रृंगार रस से परिपूरक, इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत ये भक्तिकाल की रचनाएं हैं। आगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? ये है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस। तो इसमें रस पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का रस उस समय था? शांत था, हास था, करुण था। तो वीर रस प्रधान कविताएं उस समय लिखी जाती थीं। जितने भी कवि थे वो वीर रस में ही कविता लिखना पसंद करते थे। आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस अगर पूछा जाता है तो वीर रस वहाँ पे बताना है। आचार्य शुक्ल ने यहाँ पे आदिकाल का नामकरण ही वीरगाथा काल यहाँ पे रख दिया है और इनका नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। और यहाँ पे राजा श्रेष्ठ कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की यहाँ पे प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की रचना की गई है। तो वहाँ पे उस ज़माने में जो कवि होते थे और वो जब युद्ध का वर्णन करते थे तो साथ में युद्ध के मैदान तक भी वो चले जाते थे और वहाँ पे उसका इस प्रकार से लाइव वो वहाँ पे लिखते थे किस प्रकार से राजा वहाँ पे लड़ाई कर रहे। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16 या फिर यहाँ पे 14। तो यहाँ पे जो रचना की है उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना यहाँ पे सही बताया जा रहा है। आगे यहाँ पे है कि विद्यापति की अधिकांश विद्यापति के बारे में यहाँ पे आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे।
विद्यापति की यहाँ पे अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है जिनकी भाषा मैथिल है। इसमें कीर्ति पताका आदि का संपादित कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा आपका कि कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई है। तो ये हो जाएगी कीर्तिलता। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ट है और भाषा पूछी जाए तो यहाँ पे अवहट्ट बताना है। विद्यापति ने इसे कल्हाड़ी कहा है। क्या कहा है? ये रचना जो है कीर्तिलता को इसने यहाँ पे विद्यापति जी ने यहाँ पे कल्हाड़ी कहा है। कहाड़ी कहा है, कल्हाड़ी नहीं, कहाड़ी यहाँ पे कहा है। किसे कहा है? तो कीर्तिलता को किसने कहा है? तो विद्यापति जी ने यहाँ पे कहा है। भू पराक्रम और पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, विभाग सार, वर्ष कृत्य और गया पतन गोरक्ष विजय इनकी प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार से इनके कुल ग्रंथों की संख्या यहाँ पे 14 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 14 यहाँ पे इनकी रचना हो जाती है। ये यहाँ पे पराक्रम और परिक्रमा और यहाँ पे पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, यहाँ पे गंगा वाक्यावली, ये सारी रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आप कई बार इनको देख चुके होंगे। विद्यापति के पद किस भाषा में लिखी यहाँ पे रचित हैं? महापहाड़ी है, मैथिल है, अवधी या फिर पिंगल है। तो इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं इनकी भाषा यहाँ पे मैथिल हो जाती है। और यहाँ पे जो पदावली है काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण है जिसमें मैथिल भाषा का प्रयोग किया गया है। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? विद्यापति यहाँ पे हो जाएंगे दान वाक्यावली के रचनाकार। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो ये भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज या फिर मैथिल के। तो ये ज़्यादातर इनकी रचनाएं मैथिल में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किसे? विद्यापति जी को। इनकी रचना के आधार पर जो ये इनकी जो भाषा है ज़्यादातर इन्होंने मैथिल में ही लिखने का प्रयास किया है। विद्यापति की कौन सी रचना यहाँ पे अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? तो ये कौन सी हो जाएगी? कीर्ति लता या फिर कीर्ति पताका। तो कीर्ति पताका यहाँ पे जिसको यहाँ पे इन्होंने कहाड़ी कहा है, यहाँ पे बी आंसर आपका होता है सही। आगे यहाँ पे है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। इसमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर बच्चन सिंह। तो यहाँ पे किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि विद्यापति अगर यहाँ पे कृष्ण और राधा के यहाँ पे जो उनसे जुड़ी हुई जो है दोहावली पे उन्होंने लिखा है। तो ये यहाँ पे क्या मानना चाहिए कि इन्होंने कहा है कि विद्यापति ने कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं आते हैं। इनका वाक्य एक बहुत बढ़िया यहाँ पे है, यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। तो इनकी एक रचना जो है ये पदावली है। यहाँ पे पदावली जिसो यहाँ पे ये मैथिल कोकिल इसी के कारण कहे गए हैं। इनकी ये रचना जो है काफ़ी प्रसिद्ध थी। ये विद्यापति शैव थे। इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है और भक्त रूप में नहीं की है। यहाँ पे ये श्रृंगार से प्रधान अपनी जो रचनाएं करते थे ये भक्ति रूप में इसको नहीं करते थे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, यही वाक्य मैं कह रही थी। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रंग के चश्मे लगाकर आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये जो वाक्य कहा है किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसके लिए? विद्यापति के लिए यहाँ पे कहा है। ये यहाँ पे कथन एग्जाम में भी ये आ सकता है। विद्यापति इसमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या फिर यहाँ पे उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पदावली के चलते इनको मैथिल कोकिल यहाँ पे कहा गया। इनकी भाषा जो थी ये मैथिल थी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा है कि जिनकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली ही है। और इसमें
अपने समय की प्रचलित मैथिल भाषा का व्यवहार किया और विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। इनमें नायक नायिका जो हैं इनको किसे माना गया है, तो राधा कृष्ण को यहाँ पे नायक नायिका के रूप में इन्होंने प्रतिष्ठित किया है। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नांकित में से किस रचना पर यहाँ पे प्रदान की गई है, तो विद्यापति को जो ये मैथिल कोकिल की उपाधि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इनकी रचना एक है पदावली, जिसको इन्होंने किस भाषा में लिखा है, मैथिल भाषा में लिखा है, इसलिए इनको यहाँ पे मैथिल कोकिल कहा गया है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो यह कथन जो कहा गया है ये हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे यहाँ पे ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ये सन 2021 में आया हुआ ये कथन यहाँ पे है, जो कि उस समय कथन काफ़ी पूछा गया था। ये यहाँ पे काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन जो कहा था वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। तो ये जो वाक्य है, मतलब जो कथन है, इसको यहाँ पे तैयार कर लेना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में विद्यापति के संदर्भ में लिखते हैं कि काम भाव और शरीर सौंदर्य उनके उत्सव रूप में है, इसलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन हैं। ये यहाँ पे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना में कहा है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि देसिल बैना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही है, तो ये जो पंक्ति है ये भी यहाँ पे विद्यापति की प्रसिद्धि पंक्ति है और कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आने की संभावना भी लगभग हर एग्जाम में बनी रहती है, क्योंकि ये पंक्ति भी काफ़ी प्रसिद्ध है। विद्यापति जी की ही यहाँ पे प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा को मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इनकी रचना की है। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम यहाँ पे विद्यापति ठाकुर था, तो इनका नाम अगर पूछ लिया जाता है पूरा नाम, तो विद्यापति ठाकुर यहाँ पे बताना है। और मैथिल कोकिल इनको एक उपाधि यहाँ पे प्राप्त हुई थी किस रचना पे, तो यहाँ पे हो जाएगा पदावली। यहाँ पे देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपाओ और हट्टा, तो ये काव्य पंक्ति किस आदिकालीन कवि की है। अब यहाँ पे आपको समझते देर नहीं लगेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा विद्यापति, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है किसमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा विद्यापति को यहाँ पे अभिनव जयदेव कहा गया है, मैथिल कोकिल कहा गया है और बहुत सारी उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे हैं। इनके गीतों में भाव वैशिष्ट एवं मधुर गुण से प्रभावित होकर ओइनवार यहाँ पे कुल शिरोमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता है कि अभिनव जयदेव की उपाधि इनको किसने दिया है, तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा महाराजा शिव सिंह ने प्रदान की है। किसने? महाराजा शिव सिंह ने। किस कवि को अभिनव जयदेव का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आँख मूंद कर आप लोग आंसर करेंगे विद्यापति। और यहाँ पे आगे कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं कि विद्यापति किसके आश्रित थे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके आश्रित थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि विद्यापति यहाँ पे मैथिल निवासी मतलब मिथिला निवासी थे और वैष्णव महाजन पदावली के संग्रहकार थे। यह महाराज शिव सिंह के सभापति पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 5 उपाधियां प्राप्त थीं। तो ये उपाधियां आप यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी हैं। कवि शेखर, दशावधान, यहाँ पे कवि कंठाहार, यहाँ पे पंचानन तथा अभिनय जयदेव। जबकि दिल्ली के बादशाह महाराजा शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए यहाँ पे काराबद्ध कर रखने का विचार किया। तो उस समय अपने स्वामी की दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुँचे और मादक रचनाओं से सम्राट को मुक्त कर अपने महाराज की मुक्ति करा ली। विद्यापति राजा हरि सिंह के पुत्र थे और नर सिंह के राजाश्रित रहे और नर सिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभाग सार नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उत्तराधिकारी एवं दया भाग की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तत्कालीन शासक इब्राहिम के शासन की दुर्व्यवस्था की अपनी कीर्ति लता में कटु आलोचना की है। यहाँ पे विद्यापति ने कीर्ति से सिंह के ही आश्रित कवि थे और जिनकी यशगान में कीर्ति लता की रचना की है। अतः प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। यही कारण है कि यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न जो है यहाँ पे आंसर सही नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे ये भी चैन बोर्ड से यहाँ पे ये बाहर होगा।
लेकिन यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये कीर्ति सिंह के थे और यहाँ पे किसके, यहाँ पे महाराजा शिव सिंह को यहाँ पे कैद किया, तो उनके भी आश्रय में इन्होंने काम किया है। विद्यापति यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधुओं ने शामिल नहीं है, तो जालंधी पाव है, भरथरी है, कढ़ापा है, चुकंदर नाथ है। तो यहाँ पे कढ़ापा हो जाएगा, यहाँ पे पंथी साधकों में ये शामिल नहीं हैं। ये किसमें हैं, तो ये सिद्धों के अंतर्गत यहाँ पे रखे गए हैं। आगे यहाँ पे है कढ़ापा, सरहपा, यहाँ पे सबरपा और लुईपा, डोंडीपा, कुकुरपा आदि हिंदी साहित्य के कवि हैं। और नाथ साहित्य में यहाँ पे नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनको यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ तक जितने कवियों को आपने यहाँ पे देखा है ये हो जाएंगे यहाँ पे सिद्ध कवि, जबकि यहाँ पे जो हैं ये चौरंगी नाथ, गोपीनाथ, चुकंदर नाथ, भरथरी नाथ, जलंधी पाव आदि ये प्रसिद्ध हैं नाथ साहित्य के लिए। और अलग अलग विद्वान यहाँ पे अलग अलग रूप यहाँ पे दिए हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरपा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से यहाँ पे संबंध रखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये सिद्धों से संबंध रखते हैं। 84 सिद्धों में इनका नाम आता है। तो साथियों अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए तेज़ी के साथ, क्योंकि आने वाली कुछ ही दिनों में आप यहाँ पे अपने एग्ज़ाम को देख पाएंगे और ये परीक्षा ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो अपनी तैयारी को जम करके आप लोग करते रहिए। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, क्योंकि इसी से मोटिवेशन होता है हर एक पढ़ाने वाले टीचर का। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।